नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी व्याकरण की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है। और दोस्तों, आज जो हमने प्रकरण लिया है उसका नाम है उपसर्ग। आइए दोस्तों बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई पाठ योजना बनाते हैं या लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो लिखनी बहुत जरूरी होती हैं। जैसे विद्यालय का नाम क्या है, कक्षा कौन सी है, वर्ग क्या है, दिनांक कौन से जिस दिन हम पाठ योजना लिख रहे हैं या जिस दिन हमें प्रस्तुत करना है, दिवस क्या है, विषय क्या है। हिंदी व्याकरण लिया है क्योंकि यहाँ पर व्याकरण की पाठ योजना है। अगर गद्य पद्य की पाठ योजना होती तो हम यहाँ लिखते हैं हिंदी गद्य या हिंदी पद्य, तो हिंदी व्याकरण विषय रहेगा हमारा। कालांश क्या है, प्रकरण कौन सा है, प्रकरण लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज का हमने प्रकरण लिया है उपसर्ग। उसके बाद अवधि क्या है कक्षा की, छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका अपना नाम भी अवश्य लिखेंगे। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने पाठ योजना में कक्षा 10वीं लिया है, लेकिन आप अपनी इच्छा अनुसार या कक्षा के स्तर के अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको ये उपसर्ग 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ाना है तो आप यहाँ पर 7वीं या 8वीं कक्षा ही लिखिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं कि हिंदी व्याकरण की पाठ योजना बनाने में कौन कौन से सोपान आते हैं। तो सबसे पहला जो सोपान है वो है सामान्य उद्देश्य का। इसमें हिंदी भाषा से संबंधित और उसके भाषा कौशलों से संबंधित और जो हिंदी व्याकरण है उससे संबंधित जो मुख्य उद्देश्य होते हैं उनको यहाँ पर हम लिखते हैं। उसके बाद आता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य का सोपान। इसमें जो हमारा प्रकरण है उपसर्ग उससे संबंधित कुछ चीजें हमें लिखनी बहुत जरूरी होती हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिया है, छात्र उपसर्ग युक्त शब्दों के माध्यम से शब्द भंडार में वृद्धि करने में सक्षम बन सकेंगे। यानी कि जब छात्र उपसर्ग नामक जो प्रकरण है, जो पाठ योजना है, इसको जानेंगे, देखेंगे कि इस पाठ को पढ़ेंगे तो उनमें शब्द भंडार में वृद्धि होगी कि उपसर्ग के माध्यम से वो अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकेंगे। और यहाँ पर अगला जो है कि विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे, यानी कि जो वाक्य बनाएंगे, जो बातें वो करेंगे तो उनमें उपसर्ग नाम के जितने शब्द होते हैं उनका वो प्रयोग कर सकेंगे। और छात्र हिंदी भाषा के शुद्ध और परिमार्जित रूप को जान सकेंगे, यानी कि उनको पता चलेगा कि हिंदी भाषा का शुद्ध रूप क्या होता है, जो शब्द होते हैं वो हिंदी भाषा में किस प्रकार से होते हैं। और परिमार्जित यानी उनको परिवर्तन करके या तोड़ मोड़ के जो शब्द बनते हैं, जिनमें चेंजेस करके जो बनते हैं, जैसे उपसर्ग लगाकर कुछ नए शब्द बनते हैं, तो उनको वो जान सकेंगे कि कौन से शब्द में कौन सा क्या उपसर्ग लगा है। उसके बाद दोस्तों आता है सहायक सामग्री का सोपान। इसमें जो पाठ से संबंधित, जैसे प्रकरण आपको प्रस्तुत करना है उससे संबंधित जो चीजें आवश्यक होती हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि लपेट श्यामपट या जो कोई भी आप श्यामपट प्रयोग कर रहे हैं उसको लिखेंगे। फ्लैश कार्ड और चार्ट इत्यादि भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप छात्रों को दिखाना चाहते हैं। चौक, मार्जनी, संकेतिका और प्रस्तुति साधन अगर आप पीपीटी के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान का सोपान। पूर्व ज्ञान के सोपान में आप इस चीज को लिखते हैं कि अभी जो आप प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं, यानी उपसर्ग अगर आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं तो इससे पहले बच्चों का क्या ज्ञान होगा, इसका आप अनुमान लगाकर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ लिया है, छात्र हिंदी व्याकरण तथा उपसर्ग के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो छात्र को हिंदी व्याकरण के बारे में तो पता ही होगा कि उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द ये हिंदी व्याकरण में आते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि इस वीडियो का और इस पाठ्य योजना का कोई भी सोपान आपसे मिस ना हो। दोस्तों, पूर्व ज्ञान के बाद आता है प्रस्तावना का सोपान। और यह सोपान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप यहीं से ही अपनी प्रस्तुतिकरण को प्रारंभ करते हैं। जब भी आप प्रश्न पूछते हैं तो यहीं से ही यह स्टार्ट होता है। और इसमें ध्यान रहे कि हमें इसमें 3 से 5 प्रश्न ही लेने होते हैं, लिखने होते हैं। और जो सभी प्रश्न है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए जिगजैग फॉर्म में। जैसे कि जो पहला प्रश्न है उसका जो उत्तर आएगा या आंसर आएगा, उस आंसर से ही दूसरा प्रश्न बनना चाहिए। और जो दूसरा प्रश्न का उत्तर आएगा, आंसर आएगा, उसी से ही तीसरा प्रश्न बनेगा। और एक चीज और ध्यान रखें कि जो आखिरी प्रश्न हो, जो अंतिम प्रश्न हो, वो समस्यात्मक होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद आता है उद्देश्य कथन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका उद्देश्य कथन करेंगे कि बच्चों, आज हम उपसर्ग के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे या जानेंगे कि उपसर्ग शब्द क्या होते हैं। इस तरीके से छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका उद्देश्य कथन करते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण का सोपान। इसमें जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका होते हैं वो कुछ उदाहरणों द्वारा अपने प्रकरण को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 वाक्य लिए गए हैं कि आप इसको या तो चार्ट में या फ्लैश कार्ड में लिखकर भी बच्चों को दिखा सकते हैं, या फिर ब्लैक बोर्ड या जो लपेट श्याम फलक है आप उसमें भी उसको लिख सकते हैं। जैसे 3 यहाँ पर वाक्य लिए गए हैं कि विद्यालय में अध्यापक शिक्षा प्रदान करता है, कृष्ण को विजय प्राप्त हुई, सज्जन लोगों का अनुकरण करना चाहिए। अब यहाँ पर जो कुछ शब्द है जो उपसर्ग से संबंधित है, जिनमें उपसर्ग है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरीके से लिखें कि वो कुछ शब्द जो है बच्चों के दिमाग में है कि इनको हाईलाइट क्यों किया गया है, अंडरलाइन क्यों किया गया है,
इनमें क्या विशेष है। तो इस तरीके से आपको प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, या बच्चों से कुछ वाक्य पूछने चाहिए और उनको लिखना चाहिए, या फिर आप वाक्य को डायरेक्ट लिख सकते हैं और बच्चों से पूछ सकते हैं कि बच्चों बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग है, ठीक है, या अंडरलाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, जब भी हम व्याकरण की पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें जो हम व्याकरण पढ़ाते हैं वो 2 तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है निगमन विधि से, एक होता है आगमन विधि से। निगमन विधि में क्या होता है कि नियम से उदाहरण की ओर बच्चों को समझाना या पढ़ाना, और आगमन विधि में क्या है, उदाहरण से नियम की ओर, यानी बच्चों को पहले नियम बता दो फिर उदाहरण समझा दो, तो बच्चे निगमन विधि से समझ जाएंगे। उसके बाद अगर आप आगमन विधि से पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों को पहले उदाहरण बता दो फिर उसके नियम बता दो, बच्चे उसको समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो उचित लगे आप उसके अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर फिर आता है विश्लेषण का सोपान। इसमें 2 से 3 छोटे छोटे प्रश्न आप ले सकते हैं, 4 प्रश्न भी हो सकते हैं, कि जिस चीज में आपका जो पूरा ये सोपान है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पर उपसर्ग निकलवाना चाहते हैं, बच्चों से पूछना चाहते हैं कि इसमें कोई शब्द है उसको कैसे उपसर्ग बना है, कैसे ये आया, तो उसका जब तक पूरा हो जाए आप 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं, और 3 से 4 प्रश्न में ही बच्चों को अच्छे से सरल तरीके से समझ आए इस तरीके से आपको प्रश्न पूछना है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है कि जो पहला वाक्य था उसमें अध्यापक शब्द आया था, तो प्रश्न क्या बना कि प्रथम वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है, बच्चे बताएंगे अध्यापक शब्द रेखांकित है। फिर अध्यापक शब्द का विग्रह क्या होगा, तो अगर बच्चे जानते हैं 9वीं 10वीं के बच्चे 8वीं के बच्चे जानेंगे कि अध्यापक शब्द का विग्रह क्या होगा, कि तो अधि जमा आपक, ठीक है। उसके बाद प्रस्तुत विग्रह में प्रथम पद क्या है, जो हमने अधि जमा आपक के उसमें प्रथम पद क्या है, अधि। उसके बाद फिर अगला प्रश्न बनेगा कि प्रस्तुत विग्रह में अंतिम पद क्या है, आपक, ठीक है। इस तरीके के बाद फिर हम पूछेंगे उपर्युक्त विग्रह में अधि क्या है, तो जो अध्यापक शब्द था उसका हमने विग्रह करवाया तो क्या बना, अधि जमा आपक, ठीक है। बात फिर उसके बाद हम पूछेंगे कि जो अधि जमा आपक है इनमें से कौन सा शब्द है जो उपसर्ग है, या अधि शब्द क्या है तो उपसर्ग है। इस तरीके से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर इस जो हमने विश्लेषण किया है इसका संश्लेषण करेंगे, तो अगला सोपान हमारा संश्लेषण का होता है। इसमें भी हम 2 से 3 वाक्य पूछेंगे या बच्चों को शब्द बताएंगे जो उपसर्ग से संबंधित हो। जैसे कि है क्या, 2 हमने वाक्य लिए हैं कि गरीबों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और उचित शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो देखिए जो पहला प्रश्न हमने लिया है वो है अत्याचार शब्द से लिया है, तो हमने यहाँ पर क्या विग्रह किया है इसका कि अति जमा आचार। तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपको जानना चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ना आ रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं कि प्रस्तुत विग्रह क्या है जो आपने लिखा है, क्या लिखा है, अति जमा आचार। तो उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या होगा कि प्रस्तुत विग्रह में प्रथम पद कौन सा है, जो 2 आपने पद लिखे हैं अति जमा आचार, उसका प्रथम पद क्या है, अति, ठीक है। उसके बाद प्रस्तुत विग्रह में अंतिम पद क्या है, आचार, ठीक है। फिर प्रस्तुत विग्रह में अति क्या है, अति शब्द जो पद है वो क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। तो अति जमा आचार को मिलाने पर क्या बनेगा, अत्याचार। तो इस तरीके से आपने जो शब्द लिया था अत्याचार उसको आपने यहाँ पर बच्चों को समझा दिया। तो बच्चे आप समझ जाएंगे कि जो ये अति शब्द है और जो अध्यापक में अधि शब्द आया था ये सब क्या है, ये उपसर्ग है। तो बच्चे समझ जाएंगे यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, फिर आप बच्चों को नियम बताएंगे। तो जब आप बच्चों को नियम बताएंगे तो इसी के साथ ही हमारा अगला सोपान है नियम लेखन, ठीक है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो ये नियम हो गया एक, जो उपसर्ग किसे कहते हैं, ये नियम है, ठीक है, जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल दे वो उपसर्ग होते हैं। तो एक उदाहरण भी बच्चों को बता सकते हैं आप कि जैसे उप जमा युक्त क्या बना, उपयुक्त। तो उपयुक्त शब्द में जो उप शब्द है जो आगे लगा है वो क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। एक तो होता है युक्त मतलब जुड़ा हुआ, लेकिन अगर उसके आगे उप लगा दिया तो उपयुक्त हो गया, यानी जो परफेक्ट होता है, ठीक है, तो उसका अर्थ भी बदल गया। इसी प्रकार आपको ये भी बताना बच्चों को बहुत जरूरी है कि हिंदी में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 22 उपसर्ग लिखे हैं जो है अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ, उत या उद, उप, दुस, दुह, नि, निर, नीह, परा, परि, प्रति, प्र, वि, सम और सु, ठीक है। ये कुछ 22 उपसर्ग होते हैं जो हिंदी भाषा में माने गए हैं। नियम लेखन के बाद आता है दोस्तों मूल्यांकन प्रश्नों का सोपान। इसमें आप छात्रों के मूल्यांकन के लिए 3 से 4 प्रश्न लिख सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं कि बच्चों को उपसर्ग समझ में आया है या नहीं। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में प्रश्न जो हमने लिया है यहाँ पर कि रावण में बहुत अभिमान था, ठीक है। तो अभिमान शब्द को हमने अंडरलाइन किया हुआ है,
तो प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि जो ये वाक्य है, रावण में बहुत अभिमान था, आप इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है। तो फिर आप बच्चों से पूछेंगे कि जो अभिमान शब्द है इसको रेखांकित किया गया है, ठीक है। तो रेखांकित शब्द क्या है? अभिमान बताएंगे बच्चों, अभिमान जो है वो रेखांकित है, बच्चे बताएंगे। फिर अभिमान शब्द का विग्रह क्या होगा? बच्चों से पूछेंगे, बच्चे बताएंगे अभि जमा मान, ठीक है, अभिमान। फिर मान शब्द, मान जो पद है उसमें अप उपसर्ग लगा दिए जाए तो कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। फिर मान पद में अप उपसर्ग लगा दिया जाए तो कौन सा पद बनेगा, ठीक है। तो अभिमान शब्द था, लेकिन आपने क्या पूछा बच्चों से कि मान जो पद है, लास्ट वाला जो पद है मान, अभी से बाद, अभी के बाद जो पद है मान, उसमें अगर अप शब्द आगे लगा दिया जाए तो कौन सा शब्द बनेगा फिर, ठीक है। तो अभिमान तो पहले था, लेकिन अब उसमें क्या लगा है? उपसर्ग लगा है, आगे उपसर्ग लगा दिया, कौन सा? अप। तो अप जमा मान अपमान हो गया। तो इस तरीके से बहुत से जो उपसर्ग हम लगा देंगे किसी शब्द से तो उनका अर्थ भी बदल जाएगा। दोस्तों उसके बाद आता है प्रयोग अभ्यास का सोपान। इसमें आप कक्षा अभ्यास के लिए भी या फिर बच्चों के अभ्यास के लिए कि उनको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, उपसर्ग वो समझ जाएं कि कैसे किस तरीके से प्रयोग होते हैं वाक्य में, तो उसके लिए आप यहाँ पर भी 2 से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य का सोपान। आप बच्चों को गृह कार्य के लिए भी प्रश्न दे सकते हैं कि वो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, जिससे कि उन्हें जो उपसर्ग हैं वो अच्छे से याद हो जाए और किस तरीके से उपसर्ग को पहचाना जाता है वो उन्हें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर किन्हीं 10 उपसर्गों का शब्द निर्माण करके प्रत्येक के 2-2 वाक्य बनाने के लिए बच्चों को आप दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। धन्यवाद।